मूवी की शुरुआत में हम जी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक चर्च में किसी का इंतजार कर रही थी। फिर कुछ देर बाद जी का पार्टनर फिन उससे मिलने के लिए आता है। फिर वो जी को कहता है कि हमने जिस मिशन को अंजाम देने की बात की थी वो आज ही पूरा होगा। फिर जी फिन से पूछती है कि क्या उन लोगों को ऐसी मौत मिलनी चाहिए। फिन कहता है कि कुछ लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी होता है। अब ये दोनों किन लोगों को किस तरह की मौत देने के बारे में बात कर रहे थे ये हमें थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जी कोई आम लड़की नहीं है बल्कि एक शार्प शूटर है। दरअसल जी का पार्टनर फिन पेरिस के सबसे बड़े गैम्बलर गोबर्ट के लिए काम करता है और इन दोनों का मेन टारगेट भी वही है। अगले सीन में हम से और जैक नाम के दो ऑफिसर्स को देखते हैं जो कि किसी आदमी पर नजर रखे हुए थे। से और जैक दोनों ही फ्रेंच पुलिस के लिए काम करते हैं और आज से जिस आदमी को पकड़ने के लिए आया है उसका नाम है कोको। कोको जैसे ही अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकलने लगता है जैक और से तुरंत कोको का पीछा करने लगते हैं और कुछ दूर जाते ही से कोको को पकड़ लेता है। फिर कोको उन दोनों से पूछता है कि आप लोगों को चाहिए क्या, लेकिन से कोको का सिर कार के साथ लगाते हुए कहता है कि अनजान बनने का नाटक मत करो, हमें पता है तुम्हारे पास हेरोइन है। फिर से के मुंह से इतनी बात सुनते ही कोको उसको जोर से धक्का देता है और फिर जैक के पांव में गोली मारकर वहां से भाग जाता है। फिर से भी कोको को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागता है। तभी थोड़ी दूर जाने के बाद कोको एक बच्चे को पकड़ लेता है ताकि से उससे दूर रहे, लेकिन जैसे ही कोको सिर ऊपर करता है से की गोली कोको की खोपड़ी के आर पार हो जाती है। दूसरी तरफ जी अपने मिशन पर जाने से पहले एक टेलर की दुकान पर आती है जहां उसने अपने लिए एक खास तरह की ड्रेस बनवाई थी। फिर टेलर अंकल चार्ली जी को बताते हैं कि तुम्हारी ड्रेस तैयार है, लेकिन जी ड्रेस को देखने से पहले उनका हालचाल पूछती है। दरअसल कुछ समय पहले एक आदमी ने सूट खरीदते वक्त उनके साथ बदतमीजी की थी जिस वजह से चार्ली के हाथ में चोट भी आ गई और ऊपर से उस आदमी ने सूट भी नहीं खरीदा। फिर जी ने चार्ली से वादा किया कि मैं उस आदमी को अच्छी तरह समझा दूंगी और फिर वो 2 कौड़ी का आदमी आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा। फिर चार्ली जी से पूछते हैं कि तुमने उस आदमी को सबक कैसे सिखाया, क्योंकि उस दिन के बाद वो मेरी दुकान के आसपास भी नहीं दिखा। लेकिन चार्ली को कोई अंदाजा भी नहीं था कि जी कौन है और इसने उस आदमी को किस तरीके से समझाया होगा। जी ने पहले उसका गला पकड़ा और फिर उसको इतना मारा कि वो पूरी तरह से खून से लथपथ हो गया और फिर बाद में हथौड़े से उस आदमी के हाथ का कचुम्बर बना दिया। खैर ये सब तो जी के लिए एक आम बात है। फिलहाल वो इस खूबसूरत ड्रेस पर ध्यान देती है जिसको पहनने के बाद जी आज रात उन लोगों को आकर्षित करेगी जिनसे वो मिलने जा रही है। तभी जी रात को नाइट क्लब में जाकर सर्ज नाम के आदमी से मुलाकात करती है। दरअसल सर्ज और उसके आदमियों ने सऊदी प्रिंस के प्राइवेट प्लेन से गोबर्ट का $300 मिलियन का हेरोइन चुरा लिया था और जी इसी बारे में सर्ज से बात करने के लिए आई है। दरअसल गोबर्ट और सऊदी प्रिंस दोनों मिलकर $300 मिलियन के हेरोइन की तस्करी करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही सर्ज और उसके आदमियों ने जबरदस्ती प्रिंस के प्लेन में घुसकर सारा हेरोइन लूट लिया और यही कारण है कि गोबर्ट ने ये मिशन जी को दिया, क्योंकि अगर सर्ज और उसके आदमी सीधे तरीके से नहीं मानते तो जी उन सभी को खत्म कर देगी। तभी जब जी उस क्लब में पहुंचती है तो वो देखती है कि जैन नाम की एक सिंगर वहां पर एक शानदार गाना गा रही थी और वहां पर काफी सारे लोग भी मौजूद थे। इसलिए वो सर्ज से रिक्वेस्ट करती है कि अगर भीड़ थोड़ी कम हो जाए तो हम लोग खुलकर बात कर सकते हैं। फिर सर्ज अपने आदमियों को छोड़कर क्लब में मौजूद सभी लोगों को बाहर भेज देता है, जिसके बाद जी अपने ऊपर का कोट उतार देती है। फिर सब कुछ ठीक वैसा ही होता है जैसा जी ने सोचा था। सर्ज जी की खूबसूरती देखकर उस पर फिदा हो जाता है, लेकिन उससे कोई भी बात करने से पहले वो उसकी अच्छे से तलाशी लेता है ताकि उसको कंफर्म हो जाए कि जी अपने साथ गन या फिर कोई और हथियार नहीं लेकर आई। फिर तलाशी पूरी हो जाने के बाद जी सर्ज को अपनी तरफ आकर्षित करना शुरू कर देती है। तभी हम सिंगर जेन को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड कोको को टेक्स्ट कर रही थी, लेकिन तभी उसको पता चलता है कि कोको मर चुका है। दरअसल जेन और कोको दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और कोको ने जेन से वादा किया था कि आज रात मैं तुम्हारा शो देखने के लिए जरूर आऊंगा। तभी कुछ देर बाद सर्ज के आदमियों को भी पता चल जाता है कि कोको इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन इससे पहले कि वो लोग सर्ज को ये बात बताते जी अपने कपड़ों में छिपी तलवार बाहर निकालती है और सर्ज को बीच में से काट देती है। फिर जी और सर्ज के आदमियों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। जी एक एक करके उन सभी आदमियों को मार डालती है और फिर सबसे लास्ट में सिर्फ एक ही इंसान बचता है और वो है सर्ज, जो कि अभी तक मरा नहीं था।
फिर जी जैसे ही सर्ज को मारने के लिए उस पर गोली चलाती है तो गोली पहले कांच की बोतल से टकरा जाती है। तभी देखते ही देखते सर्ज के बगल में खड़ी जेन लड़खड़ाकर नीचे गिर जाती है। फिर जी जेन को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी उसको पता चलता है कि जेन को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि उसको अंदरूनी चोट आने की वजह से उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी और अब वो जी का चेहरा भी पहचान नहीं सकती। फिर जी जेन पर तरस खाकर उसको छोड़ देती है और वहां से चली जाती है। जब ये बात फिन को पता चलती है कि जी ने उस सिंगर को नहीं मारा तो वो इस बात से काफी नाराज होता है। फिर वो जी को याद दिलाता है कि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तुम्हें क्लब में मौजूद सभी लोगों को मारना था, उस सिंगर को भी, क्योंकि आगे चलकर वो हमारे लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकती है। लेकिन जी फिन को विश्वास दिलाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जेन की आंखों की रोशनी चली गई। लेकिन फिन तो जी की कोई भी बात नहीं सुनता। वो जी को ऑर्डर देता है कि जल्दी से जल्दी उस सिंगर का किस्सा खत्म करो, जिसके बाद जी ना चाहते हुए भी अपने काम पर लग जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं से अपने सीनियर को जवाब दे रहा था कि उसने कोको को क्यों मारा। दरअसल से के सीनियर इस बात से बहुत नाराज है कि उसने एक सस्पेक्ट को शूट कर दिया, क्योंकि कोको की हेल्प से वो लोग हेरोइन तक पहुंच सकते थे। लेकिन से अपने सीनियर को साफ साफ कह देता है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, क्योंकि कोको एक बच्चे के ऊपर गन ताने हुए था और अगर मैं उसको शूट नहीं करता तो वो उस बच्चे को मार डालता। फिर इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि वेस और सिडनी नाम के 2 ऑफिसर्स से मिलने के लिए आते हैं। वेस से को बताता है कि हमने कोको का पूरा फोन चेक कर लिया है और उसकी मैसेज हिस्ट्री से पता चला है कि कल रात कोको ने किसी सिंगर लड़की को मैसेज किया था। वो लड़की कोको को अपने शो में आने के लिए बोल रही थी और सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो लड़की कोको को उस क्लब में बुला रही थी जहां कल रात बहुत सारे लोग मारे गए, क्योंकि वो लड़की वहां पर सिंगर थी। फिर से वेस की इस इंफॉर्मेशन से बहुत खुश हो जाता है, जिसके बाद वेस का साथी सिडनी से को बताता है कि कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई। पिछली रात जो 5 लोग उस क्लब में मारे गए उनमें से सिर्फ एक को ही गोली लगी थी और बाकी के 4 लोगों को समुराई स्वॉर्ड से मारा गया है। और ये तलवार कोई आम तलवार नहीं है, ये बहुत ही शातिर किलर्स के पास होती है। इसका मतलब खूनी बहुत ही शातिर और तेज दिमाग वाला था। फिर से सिडनी की बात सुनकर मुस्कुराने लगता है, क्योंकि सर्ज के क्लब में काफी सारे लोग और हाई सिक्योरिटी मौजूद थी, लेकिन बावजूद इसके कोई शख्स इतनी बड़ी तलवार लेकर वहां पर पहुंच गया और उसने वहां 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। से को कोई अंदाजा भी नहीं था कि असल में ये कातिल है कौन, और असली खेल तो तब शुरू होगा जब से और जी आमने सामने आएंगे। अगले सीन में हम देखते हैं जी एक यूएस एम्बेसी का फेक आईडी कार्ड बनाकर हॉस्पिटल में जेन को मारने के लिए जाती है। बाहर बैठा ऑफिसर जी की आईडी देकर उसको जाने देता है, जिसके बाद जी जेन की ग्लूकोज बोतल में जहर मिला देती है और फिर वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी जेन जी को कहती है कि क्या आप मेरी माँ को कॉल कर देंगी, क्योंकि उनको मेरी बहुत चिंता हो रही है। अब ये बात सुनकर जी का मन एक बार फिर से बदल जाता है, क्योंकि वो कभी भी एक लाचार और निर्दोष औरत को नहीं मारना चाहती। फिर जी ग्लूकोज की लाइन बंद कर देती है ताकि जहर बोतल में ही रुका रहे। लेकिन तभी वहां पर एक ऑफिसर आता है और जी से पूछता है कि आप कौन हैं। फिर जी जवाब देती है कि मैं ऑफिसर नुन हूँ, यूएस एम्बेसी से। फिर जी समझ जाती है कि जरूर ये ऑफिसर यहाँ पर जेन से पूछताछ करने के लिए आया होगा और इसीलिए वो से और जेन की बातें सुनने लगती है। से जेन से पूछता है कि क्या तुमने उस कातिल को देखा था जिसने उन लोगों पर हमला किया। अब से का ये सवाल पूछते ही जी तुरंत अपनी गन बाहर निकाल लेती है, क्योंकि अगर जेन ने हाँ कहा तो जी उसी वक्त जेन और ऑफिसर से को ठोक डालेगी। लेकिन जी को ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ा, क्योंकि जेन उनको झूठ बोल देती है कि मैंने उस कातिल को नहीं देखा। फिर से जेन से और सवाल करता है, लेकिन जेन सिर्फ इतना ही कहती है कि मैं कुछ समझ पाती इससे पहले ही मेरी आंखों की रोशनी चली गई। तभी जी को तसल्ली हो जाती है कि जेन उसके लिए खतरा नहीं है। कुछ देर बाद एक नर्स आकर ग्लूकोज की लाइन चालू कर देती है, जिसके बाद जहर बूंद बूंद करके पाइप में जाने लगता है। अब जी की टेंशन और बढ़ जाती है, क्योंकि वो से के सामने मशीन बंद नहीं कर सकती थी और अगर जहर की एक भी बूंद शरीर के अंदर गई तो जेन वहीं पर मारी जाएगी। फिर जी दिमाग लगाकर पूरी ग्लूकोज ही गिरा देती है, जिससे जहर जमीन पर गिरकर बेअसर हो जाता है। अब जी और ऑफिसर से दोनों वहां से चले जाते हैं। दरअसल से जी को देखकर उससे इम्प्रेस हो गया था, क्योंकि जी बहुत ही खूबसूरत और होशियार थी। लेकिन जी से ज्यादा बातें नहीं करती और अपने रास्ते जाने लगती है। तभी से के पास यूएस एम्बेसी की तरफ से
ऑफिसर सेबेस्टियन का कॉल आता है और वो बताता है कि हमारी तरफ से नुन नाम की कोई भी ऑफिसर पूछताछ के लिए नहीं आई। फिर से समझ जाता है कि नुन झूठ बोल रही थी, जिसके बाद वो जी को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है, लेकिन तब तक जी वहां से जा चुकी थी। अब से एक बार फिर से जी के बारे में सोचकर मुस्कुराने लगता है, क्योंकि एक शातिर लड़की ने उसको धोखा दे दिया। अगले सीन में हम गोबर्ट और फिन को देखते हैं, जो उसी 300 मिलियन की हीरोइन के बारे में बात कर रहे थे। फिर फिन गोबर्ट को बताता है कि आज प्रिंस की एक पुलिस ऑफिसर के साथ अपॉइंटमेंट है और वो ऑफिसर प्रिंस से उस प्राइवेट प्लेन के बारे में बात करेगा। गोबर्ट फिन से पूछता है कि क्या वो ऑफिसर हमारा दोस्त नहीं है। जवाब में फिन कहता है नहीं, वो ऑफिसर सबसे अलग है। अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि फिन और गोबर्ट किस ऑफिसर के बारे में बात कर रहे थे। दरअसल उस ऑफिसर का नाम था से। दरअसल से ने प्रिंस के घर पर जाने से पहले उसके केस के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा कर ली थी कि सर्ज और उसके आदमी नकली पुलिस वाले बनकर प्रिंस के प्लेन में घुस गए और फिर उन्होंने प्रिंस का सारा हीरोइन लूट लिया। हालांकि से को अभी तक ये नहीं पता था कि उस प्लेन में 300 मिलियन का हीरोइन था। बस से को तो सिर्फ इतना ही पता था कि प्रिंस का प्राइवेट प्लेन चोरी हो गया और इसीलिए वो प्रिंस से इस केस के बारे में बात करने के लिए आया था। फिर से प्रिंस को 2 तस्वीरें दिखाता है, जिसमें से पहली तस्वीर थी सर्ज की और दूसरी थी गोबर्ट की। इसका मतलब से को पहले से ही अंदाजा था कि प्लेन चुराने वाले लोग कौन हैं, लेकिन प्रिंस से को झूठ बोल देता है कि इन दोनों में से कोई भी नहीं था। लेकिन से कोई दूध पीता बच्चा नहीं है। वो प्रिंस के चेहरे के हाव भाव देखकर तुरंत समझ जाता है कि प्रिंस झूठ बोल रहा है। फिर वो प्रिंस से सीधे ही पूछ लेता है कि उस प्लेन में आखिर था क्या। फिर जवाब में प्रिंस कहता है कुछ भी नहीं, शायद उन लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन मिली होगी। फिर से भी प्रिंस पर ज्यादा दबाव नहीं डालता, जिसके बाद प्रिंस दूसरी मीटिंग का बहाना करके वहां से खड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ फिन भी जी से बात करके उसको समझा रहा था कि तुम्हें पहले वाली जी बनना होगा। जी वो शेरनी है जो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ती, फिर चाहे वो इंसान गुनहगार हो या फिर निर्दोष। लेकिन जी फिन को साफ साफ कह देती है कि मैं उस लड़की को नहीं मारूंगी, क्योंकि वो देख नहीं सकती और उसने मेरे सामने ही उस ऑफिसर को कहा था कि मैं किलर के बारे में कुछ भी नहीं जानती। फिर फिन भी इस बात पर जी से ज्यादा बहस नहीं करता, क्योंकि फिन ने सोच लिया था कि अगर जी ये काम पूरा नहीं करेगी तो मैं अपने दूसरे आदमियों को कहकर जेन को उठवा लूंगा। फिर फिन जी को 2 खास किलर से मिलवाता है, चीमाई और जूलियट। अब से ये दोनों ही जी की तरह उसके लिए काम करेंगी। फिर फिन जी को वो दिन याद दिलाता है जब जी और फिन दोनों की मुलाकात हुई थी। दरअसल जी जिस आदमी के घर पर रहा करती थी, वो आदमी दिन भर दारू पिया करता था और जी को बहुत मारा पीटा करता था। फिर एक दिन जी अपनी जिंदगी से तंग आ गई और फिन ने उसके हाथ में बंदूक थमा दी ताकि वो अपने सालों पुराने गुस्से को ठंडा कर सके। और उस दिन के बाद से ही जी फिन के लिए काम करने लगी और आज जी पूरी दुनिया में क्वीन ऑफ द डेड के नाम से जानी जाती है, यानी मृतकों की रानी। फिर फिन जे को कहता है कि अगर तुम जेन को नहीं मारना चाहती तो मत मारो, लेकिन मैं अपना कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ता। अब फिन की ये बात सुनने के बाद जी समझ जाती है कि जरूर फिन जेन को मार डालेगा। तभी जी की नजर फिन के 2 आदमियों पर पड़ती है जो जेन को मारने के लिए निकल गए थे। फिर जी एक बाइक पर बैठकर उन दोनों का पीछा करती है, जिसके बाद वो ड्राइवर के करीब जाकर स्टीयरिंग मोड़ देती है ताकि उनकी गाड़ी फुटपाथ से टकराकर पलट जाए। लेकिन इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी फिन के आदमी मरते नहीं, जिसके बाद जी फौरन उस हॉस्पिटल में जाती है जहां पर जेन एडमिट थी। लेकिन अब दिलचस्प बात यह थी कि जेन के साथ वाले कमरे में से का पार्टनर जैक एडमिट था और इस समय से भी उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल में ही आया हुआ था। तभी जी जेन के रूम में जाकर उसको आगाह करती है कि कुछ लोग तुम्हें मारने के लिए आ रहे हैं। तभी जेन भी जी की बात सुनकर बहुत घबरा जाती है, लेकिन तभी जी उसको कहती है कि अगर जिंदा रहना है तो मुझ पर भरोसा करना होगा। फिर जी जेन को व्हील चेयर पर बिठाकर वहां से ले जाने लगती है। तभी फिन का एक आदमी जी पर हमला कर देता है, जिसके बाद जी जेन को पीछे करके उन लोगों पर फायरिंग करना शुरू कर देती है। अब जी और फिन के आदमियों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है, जिसके बाद से भी गोलियों की आवाज सुनकर बाहर आ जाता है। फिर से और जी दोनों मिलकर फिन के आदमियों को मार डालते हैं। इसी दौरान से भी जी को पकड़ना चाहता था, लेकिन जिस समय से फिन के एक आदमी से लड़ रहा था तो मौका देखकर जी जेन को लेकर लेबोरेटरी में आ जाती है। फिर से भी जी के पीछे पीछे उसी लैब के अंदर आ जाता है, जिसके बाद से और जी दोनों एक दूसरे पर गन तान देते हैं। अब यही सीन इस मूवी का सबसे आइकॉनिक सीन था, क्योंकि एक बेहतरीन किलर और एक जाबाज पुलिस ऑफिसर
दोनों आमने सामने खड़े थे। तभी से देखता है कि जी के पीछे से एक आदमी आकर उसको शूट करने वाला है और जी भी से के पीछे से वही चीज देख लेती है। फिर से और जी अपनी बंदूक घुमाकर एक दूसरे के बगल से फायरिंग शुरू कर देते हैं। भले ही ये दोनों एक टीम में नहीं थे, लेकिन इनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे से और जी का दुश्मन एक ही हो। फिर जी से को घायल करके वहां से जाने लगती है, लेकिन जी को अच्छी तरह से पता था कि से इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। फिर जी एक बार फिर से पीछे मुड़कर आती है और से पर बंदूक तान कर पूछती है कि तुम नाटक कर रहे हो ना। अब से का नाटक पकड़ा जाता है, जिसके बाद जी सच में उसको बेहोश कर देती है और जेन को वहां से ले जाती है। अब भले ही से अपनी पुलिस टीम का सबसे जाबाज ऑफिसर था, लेकिन वो द क्वीन ऑफ डेड से जीत नहीं पाता। फिर जी जेन को एक आलीशान रूम में ले जाकर उसको शांति से बिठा देती है और फिर वो दोनों एक साथ बैठकर काफी सारी बातें करते हैं। दूसरी तरफ गोबर्ट और फिन एक होटल में जाकर प्रिंस से मुलाकात करते हैं, जहां गोबर्ट प्रिंस को धमकाते हुए कहता है कि मुझे अपना हीरोइन वापस चाहिए। लेकिन जब प्रिंस गोबर्ट की ये बात गंभीरता से नहीं लेता तो गोबर्ट उसको और उसके आदमियों को मारना शुरू कर देता है। फिर फिन गोबर्ट को पकड़ता है और उसको शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन अब गोबर्ट का गुस्सा काबू से बाहर हो गया था। इसलिए वो फिन को कहता है कि जल्दी से जी को खबर करो और उसको कहो कि कोई भी बचना नहीं चाहिए। फिर फिन गोबर्ट को समझाता है कि हमें ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए, लेकिन गोबर्ट फिन की एक भी बात नहीं मानता। अगले सीन में हम जी को देखते हैं, जो जेन को अपनी लाइफ स्टोरी बता रही थी। जी उसको बताती है कि जब मैं इस शहर में नई आई तो मैं एक दफ्ती के डिब्बे में सोया करती थी, क्योंकि मेरे पास अपना घर नहीं था। लेकिन फिर एक दिन एक नशेड़ी आदमी ने मेरी हेल्प की। अब जी उसको आगे की कहानी नहीं बताती, वरना उसको जी की सच्चाई पता चल जाएगी। फिर जेन जी को अपनी कहानी बताती है कि कैसे मैंने एक सिंगर बनने का सपना देखा और कोको से मिलने के बाद मेरा ये सपना पूरा हो पाया। बातों बातों में जी जेन को कहती है कि मेरी लाइफ शुरू से ही अच्छी नहीं थी। एक बड़े धमाके के बाद सब कुछ खत्म हो गया और मैंने वो रात यादगार बना दी। जी की ये बात सुनते ही जेन समझ जाती है कि जी वही लड़की है जिसने उस रात 5 लोगों को मारा था, क्योंकि उसी रात जी ने सरजे को भी यही लाइन कही थी कि मैं आज की रात यादगार बना दूंगी। अब जेन समझ जाती है कि इसी लड़की की वजह से उसकी आंखों की रोशनी गई। फिर जी खुद जेन को सारी बात बता देती है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि जेन ये सब कुछ जानने के बाद भी जी पर बिल्कुल भी दोष नहीं डालती। दरअसल जेन ये बात जानती है कि उसकी आंखों की रोशनी उसके खुद के बुरे कर्मों की वजह से गई है। फिर जी जेन से पूछती है कि वो लोग तुम्हारी जान के पीछे क्यों पड़े हैं। फिर जेन उनको सारी बात बताना शुरू करती है। असल में उस चोरी में जेन भी शामिल थी, क्योंकि उसने अपने बॉयफ्रेंड कोको का साथ दिया था और फिर 300 मिलियन की हेरोइन एक पैलेस के किसी बड़े लॉकअप में ले जाकर छुपा दी। फिर जेन की बातें सुनकर जी का खून खोलने लगता है, जिसके बाद वो जेन से गुस्से में पूछती है कि मुझे बताओ कि हेरोइन कहाँ है। फिर जेन कहती है मैं सच में उस जगह के बारे में कुछ भी नहीं जानती। वो जगह पैलेस के किसी लॉकअप जैसी थी, जहां मैं और कोको एक वैन में 300 मिलियन की हेरोइन भरकर छोड़ आए थे। इसका मतलब वो हेरोइन आज भी उसी लॉकअप में पड़ी है और फिन ये बात जानता है। इसी वजह से वो जेन के पीछे पड़ा हुआ है। जेन ने से को जानबूझकर उस रात के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, क्योंकि अगर जेन कुछ भी बोल देती तो वो खुद भी हेरोइन की तस्करी के मामले में फंस जाती। अब जी को सारी बात समझ में आ जाती है और इतना गुस्सा आता है कि उसका दिल करता है कि जेन को अभी मार डाले, लेकिन वो कुछ सोचकर उसको नहीं मारती। अगले सीन में हम देखते हैं फिन चर्च में जी से मिलने के लिए आता है। उस समय भी जी बहुत गुस्से में थी। फिर फिन पूछता है कि उस लड़की का क्या हुआ। जी जवाब देती है कि वो लड़की धोखेबाज निकली, इसलिए मैंने उसको मशीन में डालकर काट डाला। फिर फिन ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसकी पुरानी खूंखार शेरनी अब वापस लौट आई है। फिर फिन जी को कहता है कि तुम्हारे लिए एक और नया काम आया है, लेकिन फिलहाल तुम आराम करो, और इतना कहकर फिन वहां से चला जाता है। फिर जी अंदर छुपी जेन के पास जाती है। जेन पूछती है कि तुमने सारी सच्चाई जानने के बाद भी मुझे मारा क्यों नहीं, लेकिन जी जवाब देती है कि तुम्हारे अंदर मैं खुद को देखती हूँ। असल में जी और जेन की लाइफ बिल्कुल एक जैसी थी। जी की माँ एक ड्रग एडिक्टेड थी और वो जी पर इतना कर्ज छोड़ गई कि जी अपनी पूरी लाइफ मेहनत करके भी उस कर्ज को नहीं चुका पाई। और ठीक इसी तरह जेन की लाइफ में भी कई सारी मुसीबतें आई। वो भी एक गरीब परिवार से थी, जिसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। फिर कोको से मिलने के बाद उसकी लाइफ सुधरने लगी। अब भले ही कोको सही तरीके से पैसे नहीं कमाता था, लेकिन उसने कई सारे क्लब्स में जेन की पहचान करवाई और उसके नए नए शो करवाए।
इसलिए जेन ने हेरोइन तस्करी में उसका साथ दिया ताकि उनकी पैसों की दिक्कत खत्म हो जाए। अगर जेन चाहती तो वो भी अपने हाथ में गन ले सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और यही कारण है कि जी जेन को मारना नहीं चाहती थी। अगले सीन में हम से को देखते हैं जो अपने सीनियर से हॉस्पिटल में हुई फायरिंग के बारे में बात कर रहा था। तभी से के सीनियर उसको कुछ समय के लिए सस्पेंड कर देते हैं क्योंकि से ने पब्लिक प्लेस पर फायरिंग की थी। तभी से उनको समझाने की बहुत कोशिश करता है कि वहां पर फायरिंग करना मेरी मजबूरी थी, लेकिन वो लोग उसकी एक भी बात नहीं सुनते। फिर से गुस्से में बाहर आ जाता है, जिसके बाद वेस और सिडनी उसको बताते हैं कि हमने उस किलर की काफी सारी जानकारी इकट्ठा कर ली है। सिडनी बताता है कि वो किलर कोई आम लड़की नहीं है, उसको लोग द क्वीन ऑफ द डेड के नाम से जानते हैं और उसने कई बड़े बड़े गैंगस्टर्स मारे हैं जैसे कि हेनरी बेलेंजर और लॉरेंस रस। फिर वेस से को बताता है कि वो किलर हर रोज एक रेस्टोरेंट में एक पार्सल लेने के लिए आती है। फिर मैंने जब उस रेस्टोरेंट के बाहर की सीसीटीवी फुटेज चेक करवाई तो उस फुटेज में साफ साफ दिखाई दे रहा था कि वो किलर कोई और नहीं बल्कि जी है। फिर से कुछ ऑफिसर्स के साथ जी को पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। तभी जी जब उस रेस्टोरेंट में खाना लेने के लिए आती है तो से और बाकी के ऑफिसर्स उसको हथकड़ी पहना देते हैं। फिर से जी को पुलिस स्टेशन में ले जाकर उससे पूछताछ करता है, लेकिन वो जी पर किसी भी तरह का दबाव नहीं डालता, बल्कि वो बहुत ही आराम से पूछताछ करता है कि तुमने उन लोगों को क्यों मारा। फिर जवाब में जी उसको अपनी स्टोरी बताती है कि कैसे वो एक किलर बनी और उसने लोगों को मारना शुरू किया। फिर से पूछता है कि तुम्हें खुद पर शर्म नहीं आती। फिर जी कहती है कि जब आप किसी काम में प्रोफेशनल हो जाते हो तो उस काम में शर्म नहीं बल्कि मजा आता है। फिर से जी की ये बात सुनकर मुस्कुराने लगता है क्योंकि उसको जी की बातें और उसका काम करने का अंदाज बहुत ही पसंद आता है और शायद यही कारण है कि से जी से इतना खुलकर बात कर रहा था। फिर कुछ देर बातें करने के बाद से पूछता है कि क्या तुमने कभी गोली खाई है। जी कहती है ऐसा तो कभी नहीं हुआ, किसी में इतना दम ही नहीं था कि मुझे गोली मार सके क्योंकि मैं अपने काम में एक्सपर्ट हूँ। फिर से बताता है कि मुझे एक बार गोली लगी थी। दरअसल आज से लगभग 4 साल पहले जब मैं एक रशियन गैंगस्टर को पकड़ने के लिए गया तो मेरे वॉकी टॉकी ने गड़बड़ कर दी, जिस वजह से उस रशियन गैंगस्टर को पता चल गया कि मैं एक पुलिस वाला हूं और फिर उस गैंगस्टर ने मेरे पैर में गोली मार दी, जिसके बाद मैं अपनी लाइफ का एक एक मिनट गिनने लगा कि पता नहीं कब कहां पर आकर मेरी सांसें रुक जाए। मैं किसी भी तरह से उस गैंगस्टर को भटकाना चाहता था ताकि मेरा पार्टनर ऊपर आ जाए और उस गैंगस्टर को मार डाले। फिर जी उससे पूछती है कि फिर तुमने क्या किया। से बताता है कि अगर मेरी जगह तुम होती तो तुम क्या करती। फिर जी कुछ देर सोचने लगती है और कहती है कि मैं उस गैंगस्टर से उसके जूते का नंबर पूछती। अब से को अपना जवाब मिल गया था क्योंकि असल में से जी के मुंह से यही सुनना चाहता था। दरअसल उस वक्त से ने भी उस गैंगस्टर से यही सवाल पूछा था और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब उस गैंगस्टर को गोली लगी तो से को लग रहा था कि ये गोली उसके पार्टनर ने चलाई है, लेकिन बाद में उसके पार्टनर जैक ने आकर उसको बताया कि वो गोली मैंने नहीं चलाई थी। तभी जैक और से की नजर एक लड़की पर पड़ती है जिसने उस माफिया को शूट किया था और से की जान बचाई, लेकिन से आज तक पता नहीं लगा पाया कि वो लड़की कौन थी। अब से समझ जाता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि जी थी। फिर से उससे पूछता है कि तुमने मेरी जान क्यों बचाई। फिर जवाब में जी कहती है कि वो गैंगस्टर तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा टारगेट था। मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए उसको नहीं मारा बल्कि मुझे उसको मारना था, इसलिए मारा क्योंकि मैं उस रशियन गैंगस्टर को खत्म करने के लिए ही आई थी। फिर जब मैंने देखा कि वो एक पुलिस वाले को मारने वाला है तो मैंने छिपकर उस गैंगस्टर को शूट कर दिया। फिर से अपनी पूछताछ यहीं पर बंद कर देता है, जिसके बाद वो और उसके साथी ऑफिसर्स जी को अपने साथ ले जाने लगते हैं ताकि वो जेन को पकड़ सके। लेकिन से शायद भूल गया था कि जी अपना मकसद कभी भी अधूरा नहीं छोड़ती। उसने ठान लिया है कि वो जेन को बचाकर रहेगी तो मतलब बचाकर रहेगी। अब जी के होते हुए दुनिया की कोई भी ताकत जेन को खतरे में नहीं डाल सकती। तभी जिस समय से के साथी ऑफिसर्स जी के साथ जा रहे थे तो जी उन दोनों को चकमा देकर बिल्डिंग से नीचे कूद जाती है। अब से या उसके साथियों में किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जी की तरह कपड़े के सहारे इस बिल्डिंग से नीचे कूद जाए और इसी वजह से जी वहां से भाग निकलती है। अगले सीन में हम गोबर्ट को देखते हैं जो एक पार्टी में सभी को अपनी बेशकीमती पेंटिंग दिखा रहा था। तभी फिन इशारे से गोबर्ट को अपने पास बुलाता है, जिसके बाद वो दोनों एक बार फिर से उसी हेरोइन के बारे में बात करने लगते हैं।
फिर कुछ देर बाद एक वेटर रॉबर्ट को ड्रिंक सर्व करने के लिए आता है, लेकिन जब गोबर्ट ड्रिंक उठाने लगता है तो साइलेंसर से निकली एक गोली गोबर्ट की बॉडी के आर पार हो जाती है। अब इस घटना के कारण पार्टी में हर तरफ अफड़ा तफड़ी मच जाती है, जिसके बाद फिन गोबर्ट के करीब जाता है और कहता है कि तुम्हारी हेरोइन किसी और ने नहीं बल्कि मैंने ही चुराई थी। अब इस कहानी के असली राज खुलते हैं, क्योंकि गोबर्ट जो इतने समय से किसी और को ही चोर समझ रहा था, उसका अपना आदमी ही गद्दार निकला। फिन ने गोबर्ट को इसलिए मार डाला ताकि पेरिस का असली बादशाह वो बन जाए, लेकिन जी को इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं था कि फिन ने अपने बाकी का काम भी पूरा कर लिया है। जी जब अपने घर पहुंचती है तो जेन वहां पर थी ही नहीं और उसका पूरा घर बिखरा पड़ा था। फिर वो अपने सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग चेक करती है, जिसमें उसको पता चलता है कि फिन के लोग यहाँ पर आए थे और जबरदस्ती जेन को अपने साथ ले गए। तभी जी के पास फिन का मैसेज आता है कि हमें बात करनी चाहिए। फिर जी उससे मिलने के लिए चर्च की तरफ जाने लगती है। दूसरी तरफ से के लिए एक और नई मुसीबत खड़ी हो जाती है, क्योंकि जिन ऑफिसर्स को वो अपने साथ लेकर आया था वो सब बैड ऑफिसर्स थे। अब वो से को ही पकड़ना चाहते थे, इसलिए से उनसे बचने के लिए जी की तरह कपड़े का सहारा लेकर नीचे कूद जाता है। हालांकि से इन सब कामों में एक्सपर्ट नहीं था, इसलिए नीचे पहुंचते पहुंचते उसके हाथ से वो कपड़ा छूट जाता है, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे वहां से भाग निकलता है। दूसरी तरफ जी फिन से मिलती है तो फिन उसको अपनी आखिरी डील के बारे में बताता है। दरअसल फिन और जी दोनों बहुत पहले से ही एक दूसरे के बारे में जानते थे। जी को पता था कि इस चोरी के पीछे फिन का ही हाथ है और फिन भी बहुत पहले से जानता था कि जी ने उस लड़की को नहीं मारा। ये दोनों ही बस सही वक्त आने का इंतजार कर रहे थे और अब वो वक्त आ चुका है। फिर वो जी के साथ डील करता है कि अगर तुम्हें वो लड़की वापस चाहिए तो तुम उस ईमानदार ऑफिसर से को खत्म कर दो। लेकिन से का नाम सुनकर जी हिचकिचाने लगती है, लेकिन फिर जेन के बारे में सोचकर वो इस डील के लिए राजी हो जाती है। फिर जाने से पहले जी एक बार जेन से वीडियो कॉल पर बात करती है ताकि उसको ये बात कंफर्म हो जाए कि जेन अभी तक जिंदा है। फिर जाने से पहले जी फिन को कहती है कि ये मेरा आखिरी मिशन होगा, क्योंकि इसके बाद मैं सारे गैर कानूनी काम छोड़ने वाली हूँ। फिर फिन जी की ये शर्त मान लेता है और जी से को खत्म करने के लिए वहां से निकल पड़ती है। अगले सीन में हम देखते हैं जब से और उसका पार्टनर जैक फार्म्स मार्केट में खड़ा था तो जी दूर से ही उसको टारगेट करती है। अब जी मन ही मन सोच रही थी कि से आखिर बिल्कुल उसी जगह पर क्यों खड़ा है जिस जगह के बारे में फिन ने मुझे बताया था, लेकिन तभी उसको से के पार्टनर जैक का ख्याल आता है। इसका मतलब जैक भी फिन के साथ मिला हुआ है और इसीलिए वो से को यहाँ पर लेकर आया है ताकि जी उसको शूट कर सके। लेकिन दूसरी तरफ एक बिल्डिंग में फिन की शार्प शूटर ची माई जी को ही पॉइंट किए हुए थी, क्योंकि फिन ने ची माई को ऑर्डर दिया था कि जैसे ही जी काम पूरा कर दे तुम उसको खत्म कर देना। फिर जी अपना दिमाग लगाकर जैक को फोन करती है और कहती है कि तुम्हारे जैसे धोखेबाज लोगों के साथ कुछ भी नहीं हो सकता। जैक समझ जाता है कि कोई उसको और से को टारगेट कर रहा है और तभी जी जैक की कमर पर गोली मार देती है। ची माई ये देखकर हैरान रह जाती है कि जी ने टारगेट बदल दिया है, लेकिन बावजूद इसके ची माई जी को शूट करने के लिए उस पर गोली चला देती है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि ची माई को भी नहीं पता था कि जिसके ऊपर उसने गोली चलाई है वो जी नहीं बल्कि जी का पुतला है। जी को पहले से ही अंदाजा हो गया था कि फिन जरूर कोई ना कोई ऐसी चाल चलेगा ताकि जी रास्ते से हट जाए और इसीलिए उसने अपनी जगह पर एक स्टैचू लिटा दिया ताकि ची माई को लगे कि वहां पर जी है। फिर जी ची माई को शूट कर देती है, जिसके बाद जी और से जैक को अपनी गाड़ी में बिठाकर फौरन वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में जी से को सारी बात बता देती है कि मैंने जैक को क्यों शूट किया। फिर से जैक से उस पैलेस की लोकेशन पूछता है, जिसके बाद वो लोग जल्दी से उसको हॉस्पिटल में छोड़कर उस पैलेस के लिए निकल पड़ते हैं। अब पूरी बाजी जी के हाथ में आ गई थी, क्योंकि जब तक वो 300 मिलियन का हेरोइन जी के पास है तब तक फिन जेन को नहीं मारेगा। फिर जी और फिन वापस से उसी चर्च में जाकर मिलते हैं। जी वहां पर अपने साथ से को नहीं लेकर आती, क्योंकि से उस वैन के पास बैठकर हेरोइन की रखवाली कर रहा था, लेकिन से उस वैन के अंदर एक बॉम्ब रख देता है ताकि अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो वो इस वैन को ब्लास्ट कर दे। तभी जी और फिन के बीच में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसके बाद जी एक एक करके फिन के सभी आदमियों को मार डालती है। फिर से भी जी की हेल्प करने के लिए उस चर्च में आ जाता है और वो दोनों मिलकर फिन के सारे आदमियों को मारना शुरू कर देते हैं। अब एक तरफ तो जी दोनों हाथों में रिवॉल्वर लेकर उन सभी को मार रही थी
और दूसरी तरफ से मशीन गन लेकर फिन के सभी आदमियों को भून डालता है। तभी फिन का एक आदमी हेरोइन चुराने की कोशिश करता है, लेकिन शायद उसको अंदाजा भी नहीं था कि उस वैन के अंदर एक बॉम्ब है। फिर से के बटन दबाते ही पूरी वैन और 300 मिलियन का हेरोइन पूरी तरह से तबाह हो जाते हैं, जिसके बाद जी और से फौरन जेन को लेकर चर्च के अंदर भाग जाते हैं। तभी जी जेन को एक सुरक्षित जगह पर बिठाकर वापस से लड़ाई में कूद जाती है, लेकिन इस बार फिन अपनी सबसे तेज लड़ाकू जूलियट को ऑर्डर देता है कि तुम जी को खत्म कर दो, और खुद से लड़ने लग जाता है। जूलियट और फिन दोनों ही जी और से पर भारी पड़ रहे थे, लेकिन जूलियट शायद ये बात भूल गई थी कि गुरु हमेशा गुरु रहेगा और चेला कभी भी गुरु का मुकाबला नहीं कर सकता। तभी फिन का एक आदमी से की कमर पर गोली चला देता है, जिसके बाद से थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। तभी जी जूलियट की गर्दन मरोड़कर उसको मार डालती है, लेकिन तभी फिन पीछे से जी को भी शूट कर देता है। अब जी भी बुरी तरह से घायल हो गई थी, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती। तभी उसको याद आता है कि कैसे से ने उस रशियन गैंगस्टर से अपनी जान बचाने के लिए उसको बातों में लगाया था। फिर जी भी फिन को भटकाने के लिए उससे पूछती है कि तुम्हारे जूते का नंबर क्या है। जी के इतना कहते ही से समझ जाता है कि इस समय जी की जान खतरे में है। फिर वो जल्दी से फिन के नीचे से जी के पास एक रिवॉल्वर फेंक देता है और जी उस गन से फिन का खेल हमेशा के लिए खत्म कर देती है। अब आखिरकार जी और फिन की ये लड़ाई यहीं पर खत्म हो जाती है, लेकिन कहानी में अभी भी मेन ट्विस्ट बाकी था। दरअसल जब से को गोली लगी थी तो उसके खून के कुछ छींटे जेन की आंख में गिर गए, जिसकी वजह से जेन घबरा गई और उसके दिमाग में गहरा धक्का लगा और उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। अब फाइनली सारी लड़ाई झगड़े खत्म हो जाते हैं और जेन भी अपनी माँ से जाकर मिलती है। तभी लास्ट सीन में हम देखते हैं से जब हॉस्पिटल में एडमिट था तो उसके सीनियर्स वहां पर आते हैं और उसको प्रमोशन की बधाई देते हैं, लेकिन से उन दोनों को साफ साफ कह देता है कि आप लोग अपनी दोगलापंती अपने पास रखिए, मुझे कोई प्रमोशन नहीं चाहिए। फिर ये बात सुनकर उसके सीनियर्स अपना सिर नीचे झुका लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। तभी कुछ देर बाद जी से को कॉल करती है और बताती है कि मैं कुछ नया करने जा रही हूँ। फिर से उससे पूछता है कि वो काम क्या है, लेकिन जी कहती है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन उम्मीद है कि हम दोनों बहुत जल्द मिलेंगे। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों मूवी का नाम था द किलर, जो कि 2024 में रिलीज हुई। उम्मीद करता हूँ आपको ये मूवी पसंद आई होगी, इसलिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। हम मिलेंगे ऐसी ही और मजेदार मूवी के साथ। टिल देन बाय बाय।